कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल स्टार्टअप्स जैसे कि गूगल, फेसबुक और एयरबीएनबी जब शुरू हुए थे तो ज्यादातर लोगों को ये आइडियाज बिल्कुल बकवास लगे थे? हाँ, सच में यही वो पैराडॉक्स है, वो विरोधाभास जो सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी कामयाबियों के पीछे छिपा है। और ये वो सबक है जो आपको किसी बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। आज हम वाई कॉम्बिनेटर के पहले लेक्चर की उन सच्चाइयों को जानेंगे जो फाउंडर्स को सबसे मुश्किल सबक सिखाती हैं। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो तय करता है कि कौन कामयाब होगा और कौन नहीं। हम में से कई लोग एक सपना देखते हैं ना, मैं अपना बॉस खुद बनूंगा, 9 to 5 की नौकरी से आजादी, अपने फैसले खुद लेना। लेकिन एक फाउंडर की असलियत, जैसा कि फेसबुक के को फाउंडर डस्टिन मॉस्कोविट्ज बताते हैं, वो बिल्कुल उल्टी है। असल में आप किसी एक बॉस से आजाद नहीं होते, बल्कि हर कोई आपका बॉस बन जाता है। कैसे? देखिए, आपके कस्टमर्स आपके बॉस हैं। आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो आपको छोड़ देंगे। आपके कर्मचारी आपके बॉस हैं, जिन्हें आपको मोटिवेटेड रखना है। आपके इन्वेस्टर्स आपके बॉस हैं, जिन्हें आपको जवाब देना पड़ता है। तो सपना एक तरफ और हकीकत दूसरी तरफ। चलिए इसी विरोधाभास को और गहराई से समझते हैं। तो आखिर ये स्टार्टअप की दुनिया लोगों को इतना खींचती क्यों है? वजह है वो सपना जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। सोचिए द सोशल नेटवर्क जैसी फिल्में, शानदार पार्टियां, रातों रात कामयाबी और दुनिया बदलने की ताकत। हर कोई मार्क ज़करबर्ग बनना चाहता है। लेकिन ये तस्वीर कितनी सच है? आइए उन वजहों को समझते हैं जो लोगों को इस रास्ते पर ले आती हैं। जरा इन 4 वजहों को देखिए। ग्लैमर, बॉस बनना, फ्लेक्सिबिलिटी और पैसा। क्या इनमें से कोई आपकी वजह है? डस्टिन मॉस्कोविट्ज कहते हैं कि यही वो बातें हैं जो ज्यादातर लोगों को खींचती हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, हर एक के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी है। ग्लैमर असल में वो तनाव और नींद की कमी है। बॉस बनना, वो तो हम देख ही चुके हैं कि एक छलावा है। फ्लेक्सिबिलिटी, आप 24 घंटे काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती। और पैसा, ज्यादातर स्टार्टअप्स तो फेल हो जाते हैं और फाउंडर्स अक्सर अपने कर्मचारियों से भी कम कमाते हैं। तो अगर इन वजहों से कोई शुरुआत कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो पहले ही गलत रास्ते पर है। चलिए अब इस ग्लैमर के पर्दे को हटाते हैं और एक फाउंडर की असली अनफिल्टर्ड जिंदगी में झांकते हैं। तैयार रहिएगा, क्योंकि ये उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी दिखती है। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन यही वो सच है जिसे हर फाउंडर रोज जीता है। असल जिंदगी वो नहीं है जो इंस्टाग्राम पर दिखती है। ये है घंटों तक कोड लिखना, मुश्किल कस्टमर्स से डील करना और वो कभी ना खत्म होने वाला तनाव कि अगले महीने कर्मचारियों की सैलरी कहां से आएगी। यहाँ कोई शानदार पार्टियां नहीं हैं, यहाँ बस मुश्किल समस्याएं हैं जिन्हें हल करना है। ये ग्लैमर नहीं, ये मेहनत है। एक ऐसी लड़ाई जो हर रोज लड़ी जाती है और अक्सर अकेले। और एक फाउंडर का बोझ सिर्फ काम का नहीं होता, ये जिम्मेदारी का बोझ है। उन लोगों की जिम्मेदारी जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर आप पर भरोसा किया। उनके परिवार आप पर निर्भर हैं। ये 24/7 ऑन कॉल रहने का बोझ है, जहां छुट्टियां बस एक सपना बन जाती हैं। और ये 5 से 10 साल की एक ऐसी कमिटमेंट है जिसे आप फेल होने पर भी आसानी से नहीं छोड़ सकते। ये एक मेंटल मैराथन है और इसीलिए फाउंडर डिप्रेशन एक बहुत ही असली खतरा है। एवरनोट के फाउंडर फिल लिबन का ये कोट पूरी कहानी कह देता है। आप जहाज के कैप्टन नहीं हैं जो अकेले फैसले लेता है। आप एक बस ड्राइवर हैं और आपकी बस में बैठा हर यात्री, कस्टमर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय चिल्ला रहा है कि बस को किधर मोड़ना है। आपका काम इन सब अलग अलग आवाजों के बीच संतुलन बनाना है और बस को खाई में गिरने से बचाना है। तो आप बॉस नहीं हैं, आप एक नेविगेटर हैं जो एक तूफान के बीच से रास्ता खोज रहा है। तो अगर पैसा, ग्लैमर और बॉस बनने की चाहत ये सब गलत वजह हैं, तो फिर सही वजह क्या है? वो कौन सी एक वजह है जो उस तनाव, उस बोझ और उन मुश्किलों के पार ले जाएगी जब सब कुछ गलत हो रहा हो? वाई कॉम्बिनेटर के मुताबिक सिर्फ एक ही सही जवाब है और वो शायद आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। इस शब्द को देखिए, मजबूरी। ये सिर्फ एक शौक या जुनून नहीं है, ये एक ऐसी हालत है जहां एक प्रॉब्लम आपको इतना परेशान करती है, इतना सताती है कि आप उसे सुलझाए बिना रह ही नहीं सकते। आपको लगता है कि अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो दुनिया में कुछ गलत है। स्टार्टअप आपका पहला ऑप्शन नहीं बल्कि आखिरी रास्ता बन जाता है, क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई और तरीका ही नहीं है। जुनून पहले आता है, स्टार्टअप बाद में। डस्टिन मॉस्कोविट्ज के इस कोट को महसूस कीजिए। वो आइडिया हमारे सीने से बाहर निकलना चाहता था। ये एक ऐसी ताकत है जो आपके अंदर से आती है, बाहर से नहीं। क्या कोई ऐसा आइडिया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका हल दुनिया में लाने के लिए आप मजबूर महसूस करते हैं? यही वो असली मोटिवेशन है जो आपको हर मुश्किल से पार ले जाएगी। बाकी सब कुछ टेम्परेरी है।
ठीक है, तो अब जब क्यों का जवाब मिल गया है, यानी आपकी मजबूरी, अब बात करते हैं क्या की, आपका आइडिया। और यहीं पर वाई कॉम्बिनेटर का सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सिद्धांत सामने आता है, जो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता। इन तीनों नामों को देखिए, गूगल, फेसबुक, एयरबीएनबी, आज ये खरबों डॉलर की कंपनियां हैं जिन्होंने हमारी दुनिया बदल दी है। लेकिन क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि जब ये सिर्फ एक आइडिया थे तो ये कैसे दिखते थे? जरा सोचिए, जब फाउंडर्स ने इन आइडियाज को पहली बार इन्वेस्टर्स के सामने रखा होगा तो उन्हें क्या जवाब मिला होगा? लोगों का रिएक्शन क्या था? क्या सबने कहा वाह क्या शानदार आइडिया है? ये थे उनके असली आइडिया। 13वां सर्च इंजन, अरे तब तो अल्टा विस्टा और याहू पहले से ही थे, कौन इस्तेमाल करेगा? कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट, ये कभी बड़ी नहीं होगी, ये तो बस एक खिलौना है। अजनबियों के सोफे पर सोना, ये तो पागलपन है, कौन करेगा ऐसा? ये थे शुरुआती रिएक्शंस। सबसे बेहतरीन आइडियाज शुरू में हमेशा बेकार, छोटे या पागलपन भरे लगते हैं। यही पैटर्न है। ये स्लाइड बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान से समझिए। एक महान खराब आइडिया आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा आइडिया है जो ज्यादातर लोगों को गलत लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि ये सही है। क्यों? क्योंकि जैसा सैम ऑल्टमैन कहते हैं, अगर ये साफ तौर पर एक अच्छा आइडिया होता तो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां इसे पहले ही कर चुकी होती। आपका लक्ष्य एक ऐसा छोटा बाजार ढूंढना है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जैसे फेसबुक ने सिर्फ हार्वर्ड से शुरुआत की थी, उस पर कब्जा करना और फिर वहां से फैलना। मतलब सोचो छोटा फिर बड़ा करो। यही महान कंपनियों का ब्लूप्रिंट है। लेकिन एक खराब आइडिया भी तब तक बेकार है जब तक आप उसे एक बेहतरीन प्रोडक्ट में नहीं बदलते। और यहीं पर वाई कॉम्बिनेटर का दूसरा स्तंभ आता है, कुछ ऐसा बनाना जो आपके यूजर्स को सिर्फ पसंद ना आए, बल्कि जिससे उन्हें प्यार हो जाए। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये शायद आज का सबसे जरूरी सबक है। 100 यूजर्स जो आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, वो उन 10 यूजर्स से कम कीमती हैं जो आपके प्रोडक्ट से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि पसंद करने वाले लोग आसानी से कहीं और चले जाएंगे जब कोई बेहतर ऑप्शन आएगा, लेकिन प्यार करने वाले लोग आपके सबसे बड़े समर्थक बन जाएंगे। वो आपकी गलतियों को माफ करेंगे, आपको फीडबैक देंगे और आपके साथ टिके रहेंगे। आपका शुरुआती लक्ष्य बड़ा बाजार नहीं, बल्कि गहरा प्यार है। यही है असली ग्रोथ हैकिंग। जब लोग आपके प्रोडक्ट से सच में प्यार करते हैं तो वो चुप नहीं रह सकते। वो अपने दोस्तों को बताते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, वो आपके लिए मार्केटिंग करते हैं, वो भी मुफ्त में। इसी को कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ का इंजन है और यही एकमात्र तरीका है जिससे एक स्टार्टअप बिना लाखों डॉलर मार्केटिंग पर खर्च किए बड़ा बन सकता है। तो ये प्यार पैदा कैसे होता है? इस फीडबैक लूप के जरिए। ये एक चक्र है। पहला, अपने पहले 10 यूजर्स को खुद ढूंढें, कॉलेज कैंपस में, ऑनलाइन फोरम में। दूसरा, उनसे हर रोज बात करें, सचमुच उनके साथ बैठें और देखें कि वे आपका प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा, उनकी समस्याओं को सुनें और उन्हें प्रोडक्ट सुधारने के लिए इस्तेमाल करें। और चौथा, इस चक्र को दोहराते रहें हर हफ्ते। ये एक जुनून है और यही काम करता है। तो हमने मिथकों को तोड़ा, हमने खराब आइडियाज के रहस्य को समझा और हमने यूजर के प्यार की ताकत को देखा। इन सब के बाद असली सवाल क्या है जो किसी को खुद से पूछना चाहिए, एक लाइन कोड लिखने या बिजनेस प्लान बनाने से भी पहले? यहां गलती मत कीजिएगा। सवाल ये नहीं है कि क्या मैं एक फाउंडर बनना चाहता हूं। ये एक टाइटल के बारे में है, एक पहचान के बारे में, जो पूरी तरह से गलत शुरुआत है। सही सवाल ये है, वो कौन सी समस्या है जो मुझे मजबूर करती है। ये एक मिशन के बारे में है। आप कोई टाइटल नहीं चुनते, एक मिशन आपको चुनता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। ऐसी कौन सी समस्या है जिसके बारे में आप इतना सोचते हैं कि आप उस पर अगले 10 साल तक काम कर सकते हैं, भले ही आप फेल हो जाएं? अपने अंदर झांकिए, उस मजबूरी को ढूंढिए, क्योंकि वही आपके स्टार्टअप की असली नींव होगी। उसे ढूंढिए और आप दुनिया बदलने के रास्ते पर होंगे।